हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन और हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और यह है फॉर इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर। इसमें हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट है आपका टैरिफ। हमारा टॉपिक्स चल रहे हैं तो हम इसमें पढ़ रहे हैं नेक्स्ट ऋतुनिष्ठ टैरिफ, सीजनल टैरिफ। ये क्या होते हैं? वह टैरिफ जो वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म आदि जो ऋतुओं होते हैं, मौसम होते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, जिसमें ऋतुओं के समय के आधार पर ऊर्जा की दर परिवर्तित होती रहती है, उसको हम कहते हैं सीजनल टैरिफ। फिर है आपका मल्टी टैरिफ। ये क्या होता है? उपयुक्त समय टैरिफ, समस्त टैरिफ में से दो या दो से अधिक टैरिफों को मिलाकर तैयार किया गया टैरिफ बहुल टैरिफ या मल्टी टैरिफ कहलाता है। ये आवश्यकता के अनुसार कभी भी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत जनन केंद्र की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन। तो क्या होता है कि जो विद्युत जनक केंद्र की मूल लागत तथा प्रचालन कीमत निम्नलिखित कारकों पर डिपेंड कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर है जिन पर टैरिफ डिपेंड करते हैं? फर्स्ट है लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, प्रतिस्थापन का स्थल। स्टीम पावर स्टेशन का प्रतिस्थापन स्थल कोयले की खानों के निकट होना चाहिए, जहाँ पर कोयला कम कीमत पर अधिक मात्रा में ईजिली हमें मिल जाए। इस प्रकार जो पनबिजली घर हैं उनका निर्माण यथोचित मात्रा में प्राप्त जल प्रपात वाले स्थलों पर अनिवार्य होता है, तथा परमाणु विद्युत केंद्रों का निर्माण कहाँ किया जाता है? जहाँ पे उक्त दोनों प्रकार के केंद्र ताप तथा पनबिजली घरों का निर्माण संभव नहीं होता। जैसे भारतवर्ष में राजस्थान का भूभाग, ना तो यहाँ पे ताप से बनाई जा सकती है, ना ही यहाँ पे पनबिजली बनाई जा सकती है। डीजल विद्युत केंद्र का निर्माण किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। प्राय डीजल पावर स्टेशनों द्वारा विद्युत उत्पादन न्यून स्तर पर व्यक्तिगत, आपातकालीन, सुब्रह्मण्यम अथवा स्थानांतरण संयंत्र के रूप में प्राइवेट मिल, कारखाना, अस्पताल, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडियो स्टेशन तथा सिनेमा घर के लिए किया जाता है। फिर आता है नियर द लोड सेंटर, विद्युत भार केंद्रों के निकट। विद्युत उत्पादन केंद्रों को लोड सेंटर के निकट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब विद्युत संचरण में जो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है उसको रोका जा सके। विद्युत, ये तो हमें पता है कि उच्च वोल्टता पर प्रत्यावर्ती विद्युत की अपेक्षा दृष्टवर्ती विद्युत की शक्ति संचरण अति इकोनॉमिकल साबित होती है। फिर थर्ड किस पर डिपेंड करता है? अभिकल्पन की सादगी, सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन। ये क्या होता है आपका? वैद्युत शक्ति केंद्र की जो न्यून मूल लागत होती है तथा न्यून प्रचालन की कीमत के लिए संयंत्र की अभिकल्पना शादी में इकोनॉमिकल होनी चाहिए। इसके लिए संयंत्र का अभिन्यास कुछ ऐसा होना चाहिए कि संयंत्र में प्रतिस्थापित उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण कम समय में सुविधापूर्वक किया जा सके, और संयंत्र की संरचना सुसंगठित, समुचित व सुनियोजित होनी चाहिए ताकि अधिक स्थान ना घेरा जाए। संयंत्र में प्रयुक्त उपस्कर टिकाऊ, सादा तथा मानकीय होना चाहिए। कम लागत के साथ साथ टूट फूट के समय उपस्कर तथा उपकरणों का बदलना सुगम हो सके और सामान्य कर्मचारी भी प्रचालित करने में इसको सफल हो। फिर है संयंत्र तथा उपकरण के प्रभाग, सब डिविजन्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑपरेटर्स। संयंत्र के उपकरणों का जो प्रतिस्थापन होता है वो अलग अलग समुच्चयों में अर्थात उपखंडों में विभाजित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपत्ति काल हो, आपातकाल, अनुरक्षण काल, प्रदोष अवस्था में पूर्ण बंद होने पर कंप्लीट शटडाउन होने से बचा जा सके। जैसे एकल वाष्पित प्रतिभाप टरबाइन जनित सेट, सिंगल पेन स्टॉक पर वाटर टबो जनरेटर सेट इत्यादि। लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स, कार्यकर्ता बचत उपस्कर। ये क्या होता है? संयंत्र में जो प्रतिस्थापित उपस्कर हैं या उपकरण हैं उनको हस्त प्रचालन के साथ साथ आवश्यकता अनुसार स्वप्रचालित भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपस्करों के प्रचालन हेतु कर्मचारियों की संख्या कम करके हम बचत कर सकते हैं। फिर है फ्यूचर एक्सटेंशन, भविष्य में कितना विस्तार कर सकते हैं इसका। संपूर्ण संयंत्र का वर्तमान अभिकलनात्मक योजना जो होती है, अगर हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो वर्तमान में जितने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं उसमें भविष्य में विस्तार संबंधी योजना का विधान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी नगर की आबादी, ऐसे ही हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 100 लोग हैं और हम उसके लिए एक विद्युत स्टेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें फ्यूचर का भी पता होना चाहिए कि वहाँ की आबादी अगर 100 से 300, 400, 500 हो जाए तो हमारा जहाँ पे हम संयंत्र लगा रहे हैं उसमें इतनी चीज़ें रहें कि हम उसको फ्यूचर में बढ़ा सकें। इसको कहते हैं फ्यूचर एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि अगर उसी में बढ़ाने का जो है सिस्टम होगा पहले से, तो फिर क्या होगा कि हमें अलग से उसके लिए विद्युत संयंत्र की स्थापना नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संयंत्र निर्माण हेतु निर्धारित प्रबंधक समिति में वेतन पाले कर्मचारियों की संख्या सीमित होनी चाहिए ताकि अनावश्यक व्यय से
बचा जा सके। ये था क्या आपका कि जिन पर टैरिफ और जो नए विद्युत जनन केंद्र होते हैं उनमें कैसे सेविंग करें या कैसे उसको इकोनॉमिकल बनाएं। फिर है विद्युत भार की भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रदान करना होता है जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र के विद्युत भार का जानना आवश्यक है। जैसे सपोज दैट हमने 100 लोगों को 100 घरों को करनी है विद्युत सप्लाई और हमें पता ही नहीं कि वहाँ पे कितना लोड जाएगा, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो इसलिए ये हमें पहले से पता होना चाहिए। और कौन कौन से फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है? फर्स्ट है क्षेत्र का माप, मेजरमेंट ऑफ जोन। जिस क्षेत्र का हमें इलेक्ट्रिसिटी वो करना है, विद्युतीकरण करना है, उसका साइज जाने, क्योंकि वैद्युत भार विद्युतीकरण के क्षेत्र की माप पर भी डिपेंड करता है। फिर है क्षेत्र की प्रकृति कैसी है उसकी, जैसे नेचर ऑफ एरिया क्या है, वैद्युत भार विद्युतीकरण किए जाने वाले क्षेत्र की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्षेत्र की प्रकृति का तात्पर्य है क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार आदि से है। क्षेत्र की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ एरिया, वैद्युत भार विद्युतीकरण किए जाने वाले सिटी, टाउन, विलेज, कॉलोनी आदि की जनसंख्या पर भी डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या की सघनता, वैद्युत भार विद्युतीकरण किए जाने वाले प्रति इकाई क्षेत्र की जनसंख्या पर भी डिपेंड करता है। मनुष्यों के रहन सहन का स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, वैद्युत भार का विद्युतीकरण किए जाने वाले क्षेत्र में बसने वाले व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर पर भी डिपेंड करता है। जैसे उच्च पदाधिकारी प्रायः फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, हीटर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जबकि निम्न स्तर के कर्मचारी को वेतन कम मिलने के कारण इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। क्षेत्र का औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, वैद्युत भार विद्युतीकरण किए जाने वाले क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर भी डिपेंड करता है। प्राय औद्योगिक विकास से रहित क्षेत्रों की अपेक्षा औद्योगिक विकसित क्षेत्र जो होते हैं वहाँ मांग ज़्यादा होती है या वैद्युत भार उच्च होता है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति की कीमत, विद्युत भार विद्युत कीमत पर अर्थात विद्युतीकरण किए जाने वाले क्षेत्र में लागू किए गए टैरिफ पर भी डिपेंड करता है। सस्ती बिजली को प्राय सभी लोग सब प्रकार की सुविधा के लिए अधिकता के साथ यूज़ करते हैं, परंतु महंगी विद्युत का मितव्ययिता के साथ यूज़ करते हैं। दूसरे, बिजली सस्ती होने से विद्युत पर आधारित औद्योगिक विकास भी संबंधित क्षेत्र में द्रुत गति से बढ़ता है। इस प्रकार वैद्युत भार पर विद्युत की विक्रय सेलिंग प्राइस पर भी डिपेंड करता है। इन कारकों के आधार पर किसी नवीन बसने वाले कस्बे या अल्प शहर या किसी ग्राम का प्रथम विद्युतीकरण करने के लिए वैद्युत भार की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरे, कई वर्ष पहले से ही विद्युतीकरण कस्बे या शहर के बढ़े हुए क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए उसी कस्बे अथवा शहर के कुछ वर्ष पूर्व के विद्युतीय शक्ति के आंकड़े देखकर विद्युत भार की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसी प्रकार संपूर्ण प्रांत या देश में आने वाले समय अर्थात भविष्य के लिए बिजली की बढ़ती हुई मांग की एस्टिमेशन हम कर सकते हैं तथा प्रांत या देशों में नवीन बिजली घरों के जो निर्माण की जो स्कीम तैयार की जाती है, स्वतंत्रता के इतने वर्ष के बाद भारत में बिजली की कमी का एकमात्र कारण भारत के विद्युत संबंधी भविष्य परियोजनाओं के त्रुटि में होने का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके बाद आता है वैद्युत भार के प्रारूप या प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। अब क्या है आपका कि विभिन्न प्रकार के वैद्युत भारों को निम्न प्रकार के शीर्षकों से विभाजित किया जा सकता है। वैद्युत भार को भी क्या क्या है, इन्होंने उसके प्रकार को डिवाइड किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में ये हम पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड, और 21 से 23 तारीख के बीच में आपके सीजनल हैं। आप लोग ठीक से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 या 25 क्वेश्चंस कम से कम आपके पूछे जाएंगे, और वही आपका सीजनल होगा। जो आपका सीजनल मार्क्स होंगे वो उन पर डिपेंड करेंगे, तो आप उसको अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू क्लास।